आपको वाइड स्क्रीन दिख रही है? चलें। इसको ये जो होती है, इस इसको हम आम भाषा में बोलते हैं कुंडली और या फिर हम बोलते हैं बर्थ चार्ट। ठीक? आपने इस तरह की फिगर हमेशा देखी होगी, कुंडली या बर्थ चार्ट बोलते हैं। इसमें जो ब्लॉक्स हैं, इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, ये 12 ब्लॉक्स हैं और इनको हम बोलते हैं हाउसेस। हाउस या घर। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस। एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम किसी के लिए प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई तेरे काम में ये होगा या तेरी शादी में ये होगा, तेरी शादी अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, तो हम इन हाउसेस से करते हैं। ये 12 हाउस हमारी लाइफ के अलग अलग एरियाज को दिखाते हैं। ये 12 हाउस हमारी लाइफ के अलग अलग एरियाज को दिखाते हैं। जैसा ये फर्स्ट हाउस, पहला हाउस, इसको हम संस्कृत में भाव भी बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग हमारी लाइफ के एरियाज में हमारी कैसी भावनाएं हैं, इसलिए इसको हम भाव भी बोलते हैं। फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव। पहला हाउस होता है ये वाला पूरा। ये दिखाता है हमको खुद को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी बॉडी को और हमको खुद को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। जब हम देखते हैं कि हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है या हमारी पर्सनैलिटी, किसी के फेस पे कितना ग्लो है या किसी की सोच कैसी है, पूरी पर्सनैलिटी हमें इस फर्स्ट हाउस से दिखती है। नाउ दिस इज सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेंस होता है, ये दिखाता है एक्यूमुलेटेड चीजों को, जो संचय की हुई चीजें, वो मटेरियल फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो मेंटल फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो इमोशनल फॉर्म में भी हो सकती हैं। ठीक? नेटवर्थ मटेरियल फॉर्म में, किसके पास कितना पैसा है, अलमारी में रखा हुआ, बैंक में जमा, कितना पैसा है, एक्यूमुलेटेड चीजों को दिखाता है सेकंड हाउस। हर हाउस बहुत बहुत चीजों को दिखाता है, बट ये कुछ उसकी सबसे बेसिक और प्राइमरी सिग्निफिकेशंस हैं। नाउ दिस इज थर्ड हाउस, तीसरा भाव, तीसरा घर। ये दिखाता है हमारे को बॉन्ड को, हमारे सिबलिंग्स या वो एनवायरनमेंट, वो सब लोग, हमारे बराबर के लोग जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारा बचपन बीता है, हमारे कोबॉन्स, हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन, हमारे स्कूल के, कॉलेज के, स्कूल के, मेजरली स्कूल के, ट्यूशन के, आसपास के नेबर्स के फ्रेंड्स, उसको थर्ड हाउस दिखाता है। वो सब लोग, वो एनवायरनमेंट जिसमें हम बड़े हुए हैं, जो हमारे साथ साथ बड़े हुए हैं। नाउ दिस इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस दिखाता है हमारे कंफर्ट जोन को, हमारा कंफर्ट और लेजर वाला जोन।
इंसान की लाइफ में कितना कंफर्ट होगा, कितना लेजर के साथ इंसान रहेगा, उसको ये फोर्थ हाउस दिखाता है। हम इन्हीं हाउसेस से प्रिडिक्ट करते हैं कि इन्हीं हाउसेस से देखते हैं कि किसके पास कितना ज्यादा पैसा होगा, सेकंड हाउस से कितना धन होगा, ठीक, उसके फ्रेंड्स कितने होंगे, को-बॉर्न कितने होंगे, उसके भाई बहन कितने होंगे। दिस इज फोर्थ हाउस, कितना लेजर होगा, ये लेजर और कंफर्ट को दिखाता है और लेजर कंफर्ट देने वाली चीजों को भी दिखाता है मटेरियल फॉर्म में, जैसे गाड़ी, बंगला, सॉफ्टनेस, सॉफ्ट चीजें जो हमें बहुत कंफर्ट देती हैं, ठीक, मटेरियल फॉर्म में भी और मेंटल फॉर्म में भी, मेंटल कंफर्ट, इमोशनल कंफर्ट, उसको फोर्थ हाउस दिखाता है। एंड फोर्थ हाउस मदर का भी है। नाउ दिस इज फिफ्थ हाउस, पंचम भाव। पंचम भाव की जो सबसे बेसिक सिग्निफिकेशन होती है वो ये होती है, ये इंसान की मेंटल कैपेबिलिटीज को दिखाता है। इंसान कितना वाइज है, उसके मेंटल पावर कितनी डीप है, कितनी शैलो है, उसकी समझ किस तरह की है, उसको दिखाता है ये फिफ्थ हाउस। एक्सटर्नल लेवल पे फिफ्थ हाउस दिखाएगा हमारी एजुकेशन को, इंसान किस तरह की पढ़ाई करेगा, उसको किस किस चीजों को पढ़ने का शौक होगा, उसको ये पंचम भाव दिखाता है। नाउ दिस इज सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस दिखाता है हमारी डेली रूटीन की स्ट्रगल, लाइफ में, डेली रूटीन में सरवाइव करने के लिए जो स्टेमिना चाहिए होता है, स्ट्रगल करने के लिए जो स्टेमिना चाहिए होता है, वो दिखाता है ये सिक्स्थ हाउस। डेली रूटीन में हम जितना काम करते हैं, कितना ज्यादा करते हैं, कितना कम करते हैं, वो सिक्स्थ हाउस दिखाता है। फाइट करने का स्टेमिना, सस्टेन करने का स्टेमिना। ये सिक्स्थ हाउस ना प्रैक्टिकल हाउस है, इसका इमोशंस और दिमाग से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ये प्रैक्टिकल हाउस है। ये दिखाता है हमारा स्टेमिना टू सस्टेन, टू सर्वाइव, ठीक। सिक्स्थ हाउस इसलिए दिखाता है जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एनिमीज होते हैं, सब दिखाता है। हम कितना ज्यादा इम्यूनिटी हमारे अंदर है, हम कितना सस्टेन कर सकते हैं अपनी खुद की मेहनत से, खुद के स्टेमिना से। नाउ दिस इज सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस कुंडली का, ये फर्स्ट हाउस हमारा खुद का था, ये हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो सेवंथ हाउस हुआ उसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये दिखाता है हमारे स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को, हमारी मैरिज को, हमारे मैरिटल लाइफ को। सेवंथ हाउस इन सब चीजों को दिखाता है। हम देखेंगे किसी की शादी कैसे चल रही है, शादी कब होगी, उसके लिए हम सेवंथ हाउस देखते हैं। या जितनी भी फॉर्मल पार्टनरशिप्स होती है प्राइमरी लेवल पे, सबसे बेसिकली ये शादी को दिखाता है, मैरिड लाइफ को दिखाता है। बाकी जितनी भी फॉर्मल पार्टनरशिप्स होती हैं, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप्स, जितनी भी हमारी मार्केटिंग होती है, मार्केट में पार्टनर्स होते हैं, उनको सेवंथ हाउस दिखाता है। हमारी फॉर्मल बॉन्ड्स, फॉर्मल कनेक्शंस, उसको ये सेवंथ हाउस दिखाता है। नाउ दिस इज एट्थ हाउस। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट सडन बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, सडन बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, इतनी बड़ी और अचानक जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है
किसी की इंसान की लाइफ में, हम यहाँ से देखते हैं कि किसी की, जैसे हम कहते हैं कि कुछ बहुत अचानक अच्छा होने वाला है या बहुत बुरा होने वाला है, एक्सीडेंट हो गया अचानक, सडन, क्विक और बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस डेथ का भी है, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस का 8th हाउस। एंड सेकेंडली 8th हाउस दिखाता है अंडरवर्ल्ड की सारी चीजों को, अंडरग्राउंड चीजों को, जो दुनिया में होते हुए भी दुनिया में छिपी हुई है। उन सब चीजों को 8th हाउस दिखाता है। दुनिया में होते हुए भी जो छिप कर रहती हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पता होती है लेकिन उनके सामने नहीं आती, अंडरग्राउंड चीजों को, लाइक ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी। इस वक्त जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपकी खुद की कुंडली में 8th हाउस इस वक्त एक्टिव है। दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग टू, यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि 8th हाउस एक्टिव है आपका। 8th हाउस जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ना, सबको पता होती है लेकिन सबकी अप्रोच में नहीं होती इजीली। आपकी खुद की कुंडली में इस वक्त आप लोगों का 8th हाउस एक्टिव है। नाउ दिस इज 9th हाउस। 9th हाउस दिखाता है हमारे सबसे बड़े लक फैक्टर को, जो हमें बैठे बैठे मिल गया, अचानक से भाग्य होते होता है, बहुत कुछ मिल जाता है बिना मेहनत के, उसको 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अलोंग विद दैट 9th हाउस है फादर का, जैसे ये 4th हाउस मदर का था, वैसे 9th हाउस है फादर का। 9th हाउस है फादर का एंड लक फैक्टर का। जैसे कोई होते हैं, अचानक से उनको कोई हाई अथॉरिटेटिव सीट मिल जाती है, ठीक है, बहुत कम मेहनत से या बिना मेहनत के, उसमें 9th हाउस का रोल होता है। कोई बड़ी पोजीशन मिल गई, कोई पावर मिल गई, अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, उसमें 9th हाउस का रोल होता है। नाउ दिस इज 10th हाउस। अभी 10th हाउस जो होता है कुंडली में, ये होता है प्रोफेशन का, हमारी प्रोफेशनल सक्सेस का। हमारी प्रोफेशनल सक्सेस का होता है 10th हाउस। कितना हमारे पास फेम, पैसा, पावर आएगी, कितना हम एक्यूमुलेट कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है कुंडली के 10th हाउस में क्या है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा है हमारा कुंडली का 10th हाउस। उस हिसाब से हम देखते हैं कि कितना ज्यादा हमें प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी। 10th हाउस भी 6th हाउस की तरह एक प्रैक्टिकल और दुनियादारी का हाउस है। दिस रिप्रेजेंट्स फाइनल सक्सेस, कितनी ऊंची मिल सकती है। नाउ दिस इज 11th हाउस, 11वां घर। 11वां घर दिखाता है हमारी इनकम को, हमारी आय, हमारी इनकम, सैलरी, जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं या हमें गेन्स मिल रहे हैं, कहीं से कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे सेकंड हाउस था एक्यूमुलेशन का, वैसे ही 11th हाउस है इनकम का। अब इनकम जाके सीधा सेकंड हाउस में जाएगी, एक्यूमुलेट होगी, हम इसको, जो हमारे पास पैसे आए या सामान आया या किसी भी तरह के एक और भी इनकम के अलावा और भी गेन्स हुए, वो अब हम एक्यूमुलेट करेंगे या उसको हम खर्च कर देंगे, वो हम यहाँ से देखते हैं। क्योंकि 12वां घर अब होता है खर्चे का, एक्सपेंडिचर।
11वें घर से आई इनकम। अब हम कुंडली में देखेंगे 11वें और दूसरे का कनेक्शन है, तो हम कहेंगे कि ये इंसान, इसके पास सैलरी आती है, पैसा आता है, ये इकट्ठा करके रख देता है, बैंक में एफडी करवा देगा, बैंक में रख देगा या अलमारी में रख लेगा अपनी। ठीक है। अगर उसकी कुंडली में, किसी की कुंडली में 11वें और 12वें का कनेक्शन हुआ, तो हम कहेंगे जितनी भी इनकम सैलरी जो आती है वो इंसान खर्च कर देता है। 12वां घर जो होता है, 11वां इनकम का होता है, 12वां घर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर। किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा? क्या पता हम पैसे देकर कोई वैल्यूएबल चीज खरीद रहे हैं, या पैसे बीमारियों में जा रहे हैं। ठीक है। किसी एसेट में लग रहे हैं, अच्छी, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट में लग रहे हैं पैसे। ठीक है। वो 11वें और 12वें का लिंक है। हम साथ ही खर्च कर रहे हैं, और किस तरह से खर्च कर रहे हैं, किस तरह से कोई इंसान पैसे अपने खर्च करेगा। बेकार हो जाएंगे, बीमारियों में लग जाएंगे, चोरी हो जाएंगे। ठीक। या फिर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करके उसको मल्टीप्लाई कर लेगा। वो हम यहाँ से देखते हैं 11वें और 12वें के कनेक्शन से। 12वां घर जितना अच्छा होगा वो उतनी अच्छी जगह पे खर्च करेगा, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंडिचर का है। 12वां घर खराब हुआ, हम कहेंगे कि इसके पैसे कहीं ना कहीं इधर उधर लग जाएंगे, कोई बहुत काम नहीं आने वाले, चाहे 11वां घर कितना भी अच्छा हो, कितनी भी इनकम हो अच्छी। नाउ, पहला भाव जो होता है वो होता है हमारी पर्सनैलिटी का, हमारा खुद का। उसके ऑपोजिशन में 7th हाउस, 7वां भाव होता है, 7वां घर हमारे स्पाउस का, हमारा हमारे हस्बैंड या वाइफ का। सेकंड हाउस होता है हमारी एक्यूमुलेशन का। थर्ड हाउस होता है हमारे कोबोन्स, या एनवायरनमेंट जिसमें हम बड़े हुए हैं, बचपन बीता है। फोर्थ हाउस होता है हमारे कंफर्ट जोन, हमारे घर का एनवायरनमेंट। पंचम भाव होता है हमारी इंटेलिजेंस का। कोई कितना इंटेलिजेंट है हम कुंडली देख कर सीधा सीधा बता सकते हैं पंचम भाव कैसा है। बहुत अच्छा, हम कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है। खराब है, हम कहेंगे इसका मन ना लगता नहीं है किसी नॉलेजेबल चीज में, पढ़ाई में। अब अब आप जो वीडियो देखेंगे, देख रहे हैं, उनकी खुद की कुंडली में अष्टम भाव और पंचम भाव का कनेक्शन बन रहा है इस वक्त। चलें। ये है पंचम भाव, ये है अष्टम भाव। अब हम कहेंगे जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो या इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, जो ऑनलाइन है या इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो ऑफलाइन देखेंगे, वो हम कहेंगे कि उनकी कुंडली में ना अष्टम भाव और पंचम भाव का लिंक है। लिंक करंटली बन रहा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस है एजुकेशन का, लर्निंग का, दिमाग का, और एट्थ हाउस हुआ एस्ट्रोलॉजी का। फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस लिंक्ड है, मतलब इस समय वो क्या, उनकी एजुकेशन क्या चल रही है? एस्ट्रोलॉजी। इस वक्त वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। पंचम भाव है इंटेलिजेंस का, दिमाग का, जो हम दिमाग में अपनी चीजें हम लर्न करते हैं, जो दिमाग, किसी का माइंडसेट कैसा है, वो फिफ्थ हाउस है, लर्निंग का हाउस है, फिफ्थ हाउस।
इस कुंडली का ये वाला जो हाउस है ब्लॉक, ये 5th हाउस है लर्निंग का, ये 8th हाउस है एस्ट्रोलॉजी का। इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन रहा है। जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा या जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनकी खुद की कुंडली में इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन रहा है करंटली, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं। नाउ अभी 10th हाउस है। 10th हाउस बताया था प्रोफेशन का होता है। यानी 5th हाउस होता है अलोंग विद इंटेलिजेंस। पंचम भाव होता है गवर्नमेंट का। 5th हाउस, 5th हाउस दिखाता है गवर्नमेंट को, और 10th हाउस दिखाता है प्रोफेशन को। जिन जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है, हम उनकी कुंडली में 5th हाउस और 10th हाउस आपस में लिंक्ड होते हैं। जिन जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है, उनकी कुंडली में 5th हाउस और 10th हाउस आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि 5th हाउस इज गवर्नमेंट, 10th हाउस इज प्रोफेशन। हर हाउस काफी काफी चीजों को दिखाता है। बेसिकली 5th हाउस है इंटेलिजेंस का, अलोंग विद दैट पंचम भाव 5th हाउस गवर्नमेंट का भी है। तो 5th हाउस दिखाता है इंटेलिजेंस को, अलोंग विद दैट गवर्नमेंट को, और 10th हाउस प्रोफेशन को। तो जिन जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, प्रोफेशन में गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट से लिंक्ड काम करते हैं, उनका 5th हाउस और 10th हाउस आपस में लिंक्ड होते हैं कुंडली में। और ये कैसे लिंक्ड होते हैं ये आपको आगे पता चलेगा, इमीडिएटली नहीं। अभी आप हाउसेस को देखिएगा। नाउ इन 12 हाउसेस में 12 राशियां होती हैं। हाउसेस, हाउसेस ना रोटेट करते रहते हैं, अपने एक्सिस पर घूमते हैं। ठीक, हाउसेस के 12, एक हाउस है, कुंडली है। ठीक, ये हाउसेस हैं, कुंडली है, ठीक है। और इसके बाहर होती हैं 12 राशियां, चारों तरफ सर्कल होता है 12 राशियों का। लाइक एक, दो, ऐसे करके 12 राशियां होती हैं। ठीक, अंदर एक कुंडली है ना, ये हमारी अर्थ है, ये घूमती रहती है। 12 हाउस और 12 राशियां सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक, कोई भी हाउस में कोई भी राशि आ सकती है। लाइक पहली राशि होती है एरीज, जिसको हम हिंदी में मेष राशि बोलते हैं। दूसरी राशि होती है टॉरस, जिसको हम वृषभ राशि बोलते हैं। तीसरी होती है जेमिनाई, जिसको हम मिथुन राशि बोलते हैं। चौथी कैंसर कर्क, पांचवी लियो सिंह राशि, सिक्स्थ वर्गो कन्या राशि, सेवंथ लिब्रा तुला राशि, एट्थ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नाइन्थ सेजिटेरियस धनु राशि, 10th कैप्रिकॉन मकर राशि, 11th एक्वेरियस कुंभ राशि।
12th पाइसेस मीन राशि। तो 12 राशियां होती हैं, ठीक। 12 हाउसेस, 12 राशियां, हर हाउस के अंदर एक राशि आती है। अब हर हाउस के अंदर एक राशि आती है, 12 हाउसेस होते हैं, उसके पास 12 राशियां होती हैं, हर हाउस के अंदर एक राशि आती है। लाइक 1, 2, 3, पहले हाउस नंबर लिखे थे, अब ये राशियां हैं। 4, 5, 6, राशि मीन्स ज़ोडिएक साइंस। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी 12 राशियां हैं हाउस के अंदर आ रही हैं, 12 हाउस के अंदर 12 राशियां। अब ये घूमेंगी, राशि घूमती रहती है। हो सकता है ये 1 से ना शुरू होकर 2 से शुरू हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर 12 आ जाए और वापस यहाँ पर 1 आ जाए, फिर यहाँ पर 2, क्योंकि ये 2 से शुरू हो रही है। ये किसी भी नंबर से 12 का साइकिल शुरू हो सकता है हाउस के अंदर। राजेश जी, जी आपको थोड़ा समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है। 12 घर होते हैं कुंडली के, जो हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं से हम देख के प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई तेरे ना काम में ये चीज होगी, तेरी शादी में ये होगा, तेरे छोटे भाई बहन को, जो तीसरा घर था कोबॉन्स का बताया था, छोटे भाई बहनों का, हम्म तेरे भाई बहनों के साथ ये होगा। वहीं से प्रिडिक्शंस होती हैं, हम्म ठीक। और 12 ही राशियां होती हैं। जी वो अर्थ घूम रही है, तो राशियों का चक्कर अंदर घूमता रहता है। जी 1 से लेकर 12 तक, 1 से स्टार्ट होकर 12 तक वो अंदर घूमता रहता है। 1 से भी शुरू हो सकता है पहले घर में, 2 से भी शुरू हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 12 तक कहीं से भी शुरू हो सकता है। अगर एक होगा बीच पहले घर में, अगर एक होगा तो वो मेष राशि है। हाँ जी, वो मेष राशि है, एरीज। और ये 2 नंबर होगा तो उसके बाद जो आता है वृषभ। वृषभ, तुला राशि। तो जो नंबर होगा, नंबर जो जिस राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी वही वही हाँ, वो नंबर जो है, वो राशियों का नंबर फिक्स्ड है, वो सीरीज में ही है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। एक बार वो दिखा दीजिए, एक बार चार्ट जो नंबर और राशि पर है। जी, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैं वीडियो डालूंगा ग्रुप पे। हम्म। जी ठीक है। मीन, लास्ट वाला मीन आएगा। लास्ट में मीन आएगा। जी अब ये नंबर कहीं से 12 से शुरू हो सकता है, 12, 1, 2, 3, 4, फिर आखिरी घर में 11 आ जाएगा। समझ गया। जी, तो ये अंदर ऐसे कहीं से भी पहले घर से शुरू हो सकता है। हम्म, उस इन राशियों की नेचर होती है। अब आप हम्म, देखें, जो ये राशियां हैं, पहली राशि है, हम्म, वो कहीं पे भी पड़ सकती है किसी भी घर में, लेकिन पहली राशि की जो नेचर है वो पहले घर से मिलती जुलती होगी, अच्छा उनकी बेसिक नेचर। दूसरी राशि की नेचर भी एक्यूमुलेशन वाली नेचर है, दूसरी राशि की नेचर दूसरे घर से मैच करेगी, बेसिक नेचर। तीसरी राशि की नेचर तीसरे घर से मैच करेगी। जैसे पहला आपने बताया कि पहला जो घर है वो पर्सनालिटी बताता है। वो आप हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी बताता है। तो अगर वो किसी घर में होगा तो फिर उस घर के साथ में पर्सनालिटी
कंबाइन हो जाएगी। ऐसे होता है। वहां पर हम फिजिकली ज्यादा हम कह सकते हैं इन्वेस्ट करेंगे खुद को। अच्छा। जैसे दूसरी राशि है, दूसरा घर था एक्यूमुलेशन का। दूसरा घर होता है एक्यूमुलेशन का, इकट्ठा करके रखा हुआ, वो बैंक को भी दूसरा घर दिखाता है। हम कहते हैं ना कि जैसे हम दिन के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई ये आज इंसान बैंक गया, तो उसमें हम दूसरी राशि देखेंगे या दूसरा घर देखेंगे। अच्छा। ऐसे ही सभी राशियों की बेसिक नेचर सभी हाउस उनके कॉरस्पॉन्डिंग हाउसेस से बेसिक नेचर मैच करती है। बाकी हाउसेस की सिग्निफिकेशंस अलग हैं, अलग हो सकती है राशियों से आगे जाकर, लेकिन बेसिक नेचर उनकी मैच करती है। जैसे 10th हाउस है प्रोफेशन का, ठीक, कर्म का। 10वां घर किसका है? शनि का है। हम कहते हैं कर्म कारक शनि, कर्म फल दाता शनि। तो जहां पे भी 10 नंबर की राशि पड़ेगी, वहां पे हम कह सकते हैं इंसान ज्यादा काम करेगा, उस चीज से रिलेटेड ज्यादा कर्म करेगा लाइफ में। अभी है नवग्रह। पहला है सन, सूर्य। जैसे 12 राशियां 12 हाउस में सुपर इम्पोज हो जाती हैं, वैसे 9 प्लैनेट्स 12 हाउस में कहीं भी हो सकते हैं। हर प्लैनेट एक एक हाउस में अलग अलग भी हो सकता है। क्लस्टर बना के 2-4 प्लैनेट भी बैठे हो सकते हैं एक हाउस में, ठीक है, या दो दो भी बैठे हो सकते हैं, वो जैसे मर्जी हो सकता है। पहला है सन, सूर्य। दूसरा है चंद्रमा, मून। सन होता है पिता का कारक, फादर का कारक होता है सन। सेकंड इज मून, मून होता है मदर का कारक। तीसरा है जुपिटर, जुपिटर होता है ज्ञान का और विस्डम का कारक और गुरु का कारक। जुपिटर को हिंदी में भी गुरु कहते हैं, गुरु बृहस्पति, गुरु ज्ञान का कारक, गुरु का कारक। किसी का जुपिटर कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा हो, हम कहेंगे कि भाई इंसान में ज्ञान बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। अब जैसे पंचम भाव था ज्ञान का भाव, ठीक है लोकेश जी, जी बस। आप सुन रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है। जी। अब बृहस्पति है ज्ञान का कारक। अब पंचम भाव था जैसे ज्ञान का भाव, है ना, इंटेलिजेंस का। अब हम कहेंगे वहां पे बृहस्पति बैठ गया किसी की कुंडली में, जुपिटर फॉल्स इन, इफ जुपिटर इज फॉलिंग इन 5th हाउस, प्लैनेट्स कहीं भी बैठ सकते हैं कैसे भी। इफ जुपिटर फॉल्स इन 5th हाउस, तो हम कहेंगे ये तो ज्ञान का कारक ही बृहस्पति, जो टीचर और नॉलेज का, विजडम का को रिप्रेजेंट करता है, वो उसी हाउस में बैठ गया, पंचम भाव में ही, ज्ञान के भाव में ही बैठ गया, तो ये अति उत्तम हो जाता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक पंचम भाव में ही बैठ गया तो अति उत्तम हो जाता है, ठीक। जैसे था, जैसे है मंगल, मार्स, चौथा ग्रह है मार्स, मंगल। मंगल रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ऊर्जा, ताकत।
आग, मार्स रिप्रेजेंट्स एनर्जी। ठीक, अब हमें मंगल सबसे अच्छा होता है दशम भाव में, 10th हाउस में, क्योंकि वो कर्म का भाव है, वो कर्म स्थान है हमारा। सबसे ज्यादा 12 घरों में से हमें ऊर्जा चाहिए होती है दशम भाव में, क्योंकि कर्म स्थान है। और छठे भाव में, 6th हाउस में, क्योंकि वो डेली रूटीन की स्ट्रगल करने के लिए, फाइट करने के लिए डेली रूटीन में हमें स्टेमिना देता है। मंगल एनर्जी का कारक है और 6th हाउस नीड्स स्टेमिना। 6th हाउस दिखाता है डेली रूटीन की स्ट्रगल और कन्फ्लिक्ट से जो हम दिन रात निकलते हैं। तो मंगल 6th हाउस में और 10th हाउस में बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये आग का कारक है, अग्नि तत्व का ग्रह है मंगल, मार्स। तीसरा भाव मैंने बताया था, जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, को-बॉर्न सिबलिंग्स, इमीडिएट नेबर्स का हाउस है 3rd हाउस। अब 3rd हाउस is again the most important signification of 3rd house is courage, दिखाना, पराक्रम का भाव है 3rd हाउस। ठीक, ऐसे में मंगल, मार्स, जो अग्नि तत्व का ग्रह है, ताकत का कारक है मंगल, मार्स, वो 3rd हाउस में बैठ गया। मस्कुलाइन स्ट्रेंथ का कारक है मार्स, 3rd हाउस में अगर वो बैठ गया तो वहां पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो अब उसका सिबलिंग से क्या लेना देना रहेगा? अगर मंगल तीसरे घर में है, जो कि सिबलिंग्स का घर है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सिबलिंग्स पे? हम ये कैसा, कुंडली में कोई एक हाउस बहुत सारी सिग्निफिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे कि उसमें से कोई एक प्रोमिनेंटली वर्क करती है, ठीक, एट अ टाइम। ठीक, अगर मंगल तीसरे घर में है तो हम कहेंगे इंसान का ना करेज पे ज्यादा फोकस होगा। अलोंग विद दैट, अगर हम सिबलिंग्स का एरिया भी देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि सिबलिंग्स बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, जो इंसान के लिए फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि इंसान की खुद की कुंडली में तीसरे घर में मंगल है ना। ताकत तो इंसान को ही देगा ना, फायदा तो इंसान को ही पहुंचा रहा है अच्छा बैठ के तीसरे घर में, तो वो सिबलिंग्स के थ्रू फायदा पहुंचा रहा है। हम ये कहेंगे वो ताकत सिबलिंग के थ्रू मिल रही है। जैसे किसी की लड़ाई हो गई, उसने कह दिया कि मेरे 4-5 भाई हैं, 10-12 दोस्त हैं, अच्छी खासी उसको मस्कुलाइन स्ट्रेंथ मिल गई। ठीक है, तो ये मंगल के कारण हुआ। ऐसे सिबलिंग्स और कॉर्बन और फ्रेंड्स का रोल वहां पे आ जाता है। मार्स ने अपना काम करने तीसरे भाव में, प्राइमरीली करेज के तौर पर इंसान को खुद को उतनी स्ट्रेंथ दे देगा। बाकी को सिबलिंग्स के आसपास से उसको हेल्प मिलेगी। कोई भी ग्रह कुंडली जब भी काम करती है, वो इंटरनली काम करती है, मेंटली ग्रह ऊपर घूम रहे हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ना, हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक, और एक्सटर्नली हमें बाहर से हेल्प मिलती है, अचानक से सामने से कोई ऑफर आ गया, उसमें हमारा रोल नहीं है, वो दैवीय रूप से बाहर से सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तीनों तरह से चीजें वर्क करती हैं। नाउ अगला है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो प्लेनेट है, मरकरी दिखाता है हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिक, बारीकी से सोचना, लॉजिकल इंटेलिजेंस। बुधवार होता है ना, मरकरी का वार होता है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिक से सोचना, जैसे ये होते हैं वकील होते हैं, कितना तेज दिमाग होता है इनका, मरकरी बहुत प्रोमिनेंट होता है कुंडली में, काफी ताकतवर और अच्छा बैठा होता है कुंडली में, जैसे वकील होते हैं।
ठीक, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, शब्दों का खेल, बारीकी से शब्दों से खेलना, लॉजिक और एनालिटिक्स सब मरकरी में आता है। तेज तीव्र बुद्धि, जैसे बचपन में होता था, क्लास में कुछ फर्स्ट बेंचर्स होते थे, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती थी, है ना, इंटेलिजेंट भी होते थे। वो मरकरी की सिग्निफिकेशंस मरकरी होने को ही रिप्रेजेंट करता है। तीव्र बुद्धि, इंटेलिजेंस, अच्छी हैंड राइटिंग, जरूरी नहीं कि वो विजडम देगा, लेकिन बुद्धि बहुत तेज होगी। सही गलत की समझ, विजडम, वो काम है बृहस्पति का, जुपिटर का। वो जुपिटर का काम है सही गलत की समझ, क्योंकि एक गुरु है। ये एज अ मटेरियल ज्ञान देता है, साथ में समझ देता है कि उसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। ये गुरु है बृहस्पति, जुपिटर। अगला प्लेनेट है शुक्र। शुक्र को सबको पता है कि हम शुक्र को फीमेल से जोड़ते हैं, जैसे मंगल को हम मेल एनर्जी से जोड़ते हैं, है ना, मार्स को मेल एनर्जी से जोड़ते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी से। वैसे ही शुक्र को हम फेमिनाइन एनर्जी से, फीमेल से जोड़ते हैं। तो शुक्र कारक है रिफाइनमेंट का। शुक्र ना कारक है रिफाइन करने का, फिल्टर करना। इसका काम होता है हमारी लाइफ से, हमारे मन से, हमारे दिमाग से, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और बाहर के लाइफ से सब चीजों को फिल्टर करना, रिफाइन करना। बेकार की चीजें, शुक्र कहता है मैं बेकार की चीजें साथ पास में आपके नहीं रहने दूंगा। ठीक, मैं आपके पास बेकार की चीजें नहीं रहने दूंगा, और बहुत जरूरत की चीजें ही रहेंगी। कम जरूरत की चीजें नहीं वो भी नहीं रहने दूंगा। सिर्फ बहुत वर्थ वाली, जो जिसका आपके लिए बहुत वर्थ हो, या बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी की लिमिटेड चीजें मैं आपके पास रखूंगा। तो रिफाइनमेंट, शुक्र रिफाइनमेंट का कारक है, चीजों को रिफाइन करता है, फिल्टर करता है। ये किसी भी वे में कर सकता है, मेटीरियलिस्टिकली फिल्टर करता है। मटेरियलिज्म मतलब शुक्र अच्छा हो, मटेरियलिस्टिकली फिल्टर करके देगा चीजें, बहुत महंगी और अच्छी चमकती हुई चीजें देगा, जिसको हम लग्जरी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। शुक्र अच्छा हो, लग्जरी देगा, तभी कहते हैं शुक्र लग्जरी का कारक है। मटेरियल को भी रिफाइन करता है, मेंटली रिफाइन करेगा इंसान बहुत ज्यादा फोकस्ड और अपनी बहुत अच्छी चीजों को लेकर फोकस्ड होगा। बेकार के थॉट्स उसको नहीं आएंगे, उसकी लाइफ में बेकार की या कम यूज वाली, कम वर्थ वाली चीजें नहीं रहेंगी। शुक्र का काम होता है ये। अलोंग विद दैट, जैसे सूर्य था पिता का कारक, चंद्रमा, मून, ये था मदर का कारक, वैसे ही शुक्र होता है पत्नी का कारक या मैरिड लाइफ का कारक। इसको, इन सबको हमारी लाइफ में, सब प्लैनेट्स को हमारी लाइफ में कोई ना कोई एरिया मिला है रूल करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, और कोई ना कोई रिलेटिव मिला है हमारे हमसे लिंक्ड, जो ये प्लैनेट, हर प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। शुक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी मैरिड लाइफ एंड हमारी वाइफ। अगला है शनि। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है शनि। शनि दिखाता है मेहनत को, लेबर एंड पेशेंस। जब हमें ऐसा समय आता है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, चीजें खराब जा रही हैं, फिर भी हम चुपचाप, बिना एक्सपेक्टेशन के, हमें दिख रहा है कि नहीं अच्छा, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, उस समय जो हम पेशेंस रखते हैं, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, टेस्ट लेता है शनि। शनि हमारा पेशेंस चेक करता है, अगर नहीं है तो वो बढ़ाएगा, पेन देके पेशेंस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, शनि बहुत, एक कह सकते हैं कि पावरफुल प्लेनेट है, जो देता है वो फिर परमानेंटली देता है, क्योंकि ये टेस्ट भी बहुत ज्यादा लेता है। सैटर्न एक स्लो प्लेनेट है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस,
शनि दिखाता है। धीरे धीरे काम करते रहो बिना एक्सपेक्टेशन से, एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत लाउड और परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। तो ये प्लैनेट्स हैं। अब है राहु केतु। राहु केतु का हमारे सोलर सिस्टम में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक। जो कुंडली दिखाई थी ना ऊपर बर्थ चार्ट, ये होती है, ये अर्थ, ये सेंटर पॉइंट होता है जहां पे हमारा जन्म होता है। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ही हम, कुंडली देखने के लिए, सेंटर पॉइंट इसका निकालने के लिए ही हम कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सारी डिटेल्स लेते हैं कि टाइम क्या था, प्लेस क्या थी अर्थ पे, ताकि उस समय का कोऑर्डिनेट्स निकले एक्सिस के हिसाब से, एक्स वाई जेड एक्सिस के हिसाब से निकले, और एंगल्स देख के प्लैनेट्स की पोजीशन बता सकें कि पहले घर में कौन सी राशि थी। पहला घर होता है ईस्ट, जन्म के स्थान से पहला घर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होती है साउथ, और ये एक तरह से कुंडली जो है ये अर्थ ही है। अर्थ पे जहां जन्म हुआ वो है सेंटर पॉइंट, और आसपास फिक्स्ड हैं चारों तरफ राशियां बाहर, और अर्थ और राशि के बीच में है प्लैनेट्स बिखरे हुए हैं कि वो किसी भी हाउस में फॉल कर सकते हैं। ठीक, ऐसे आप किसी की भी कुंडली देखकर, अब जितना अब तक समझाया है उसके बेस पर बहुत इजीली, अगर आप इस लेक्चर को दोबारा सोचेंगे, पेशेंस से सुनेंगे ध्यान से, तो आपको किसी की भी कुंडली देख के अब ये नहीं लगेगा बिल्कुल कि ये तो हमारी समझ से बाहर है, समझ नहीं आ रहा है ये चीज क्या है। अब आप इजीली कुंडली देखकर इतना इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब ये 12 राशियां हैं, 12 राशियों के इन नाम है, एरीज से लेकर पाइसिस तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। ये नंबर इनके साथ फिक्स्ड हैं, असाइंड हैं, ये चेंज नहीं होते, पूरी तरह से फिक्स्ड हैं, ठीक। और हर राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है ग्रह। 12 राशियां हैं और 7 ग्रह को इन 12 राशियों की लॉर्डशिप्स मिली है। राहु केतु को उनमें से नहीं मिली क्योंकि उनकी फिजिकल वो नहीं है, फिजिकल उनका प्रेजेंस नहीं है, वो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं राहु केतु, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। 12 राशियों, जो 12 राशियां हैं, हर प्लेनेट को किसी ना किसी राशि की लॉर्डशिप मिली है, ठीक। जैसे है सन, सन को मिली है 5th राशि की, पंचम राशि, 5th राशि, पंचम राशि की 5वीं राशि, लियो, सिंह राशि। मून को मिली है चंद्रमा को 4थी राशि कर्क। जुपिटर को मिली है 9वीं राशि और 12वीं राशि की लॉर्डशिप, ये उनके मालिक हैं। मंगल, मार्स को मिली है पहली राशि और 8वीं राशि। मार्स ना बॉडी का कारक है, पहला घर होता है हमारी बॉडी का, बर्थ से लेकर 8th हाउस होता है डेथ का, तो इसको लीड करता है मंगल। पहली और 8वीं राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि को मंगल रूल करता है।
मरकरी बुध ये करता है तीसरी और छठी राशि को, जेमिनाई मिथुन राशि एंड सिक्स्थ साइन वर्गो कन्या राशि को। मिथुन और कन्या को मर्क्यूरी यानी बुध रूल करता है। शुक्र करता है दूसरी को और सातवीं को। शनि करेगा 10th को करेगा, क्योंकि 10th हाउस कर्म का है, प्रोफेशन का है। कर्म और प्रोफेशन को इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कर्म जो हम करते हैं, ठीक है, उसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है, और एक प्रोफेशन जहां से हम पैसा कमाते हैं काम करके, उसको भी शनि रिप्रेजेंट करता है। 10वीं राशि और 11वीं राशि मकर और कुंभ, इसको शनि रूल करता है। तो इन सबको 12 राशियों की लॉर्डशिप मिली है 7 ग्रहों को। अब राहु है। राहु रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन को, माया। जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर है, शाहरुख खान, नाम चलता है। जिसे हम कहते हैं किसी कपड़े पे ब्रांड की स्टिकर लगा दिया, उसकी प्राइस 10 गुना बढ़ गई। एक नाम है, हवा, माया, नाम चल रहा है सिर्फ। इल्यूजन है, रियलिटी में उसकी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, उसको राहु रूल करते हैं। जितने भी इल्यूजन होते हैं, जैसे हम कहते हैं किसी सेलिब्रिटी के पीछे लोग पागल हैं, इल्यूशन है। शाहरुख खान के 10वें घर में, प्रोफेशन के घर में ही राहु बैठा है। उसका काम ही इल्यूजन के बेस पे चलता है। ज्योतिष को ज्योतिष ऐसे ही नहीं बोलते। ज्योतिष मतलब ज्योति, लाइट। रियलिटी दिखती है बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन, अंडर द टेबल, अंडरग्राउंड क्या क्या चल रहा है, सब दिखता है, क्लियरली सब दिखता है। राहु इल्यूजन का कारक है। इल्यूजन क्रिएट करके पैसा कमाना, फेम कमाना, इल्यूजन, दूसरे लोगों को इल्यूजन में रखना। एक हवा, सिर्फ हवा होती है, इसकी कोई एक्सिस्टेंस है नहीं लाइफ में। ये है केतु। ये हमें, ये इसके ऑपोजिट है नेचर में। ये कट करता है, दुनियादारी से कट करता है। ये मोक्ष का कारक है। ये संन्यास वाली फीलिंग जनरेट करता है। जहां पे राहु हमें और ज्यादा डुबाता है किसी चीज में, इल्यूजन में डुबाता है, वहां पे केतु हमें निकालता है, कट कर देता है, चीजों से इमिडिएटली निकाल देता है, रियलिटी दिखाता है। तो ये है सिग्निफिकेशन सभी प्लैनेट्स की। दिस इज सन, सूर्य। सूर्य कारक है ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का कारक है सन, सूर्य। ठीक, क्योंकि ज्योति, लाइट, सन बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट, रियलिटी को देखना, ज्योति, ज्योतिष। तो इसका कारक है सूर्य, सन। सन और राहु ना सबसे बड़े एनिमीज हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एक बिल्कुल रियलिटी दिखाएगा सन, राहु बिल्कुल इल्यूजन में डुबा देगा। ठीक है, जब ये एक साथ होते हैं ना कुंडली में, एक साथ बैठ के किसी घर में, राशि में, तो अच्छा खासा तमाशा क्रिएट करते हैं। वो इंसान करता है, उसको सबसे बड़ी बात उसको खुद को नहीं पता होता, वो इतना इल्यूजन में चला जाता है कि वो पैसे कमाने के लिए या लालच में क्या क्या कर रहा है, उसको नहीं पता लगता खुद को। वो खराब चीज को भी आगे खराब सही कह के देगा, उसको खुद को भी नहीं पता होगा कि वो खराब है। वो उसको खुद को भी लगेगा कि वो सही है, रियलिटी है। इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है सूर्य और राहु का एक साथ होना किसी घर में। तो ऐसे प्लैनेट्स वर्क करते हैं कि थोड़ी थोड़ी सिग्निफिकेशन बताई है अभी, हाउसेस की भी बहुत बेसिक बताई है। इसमें अभी बहुत कुछ लिमिटलेस चीजें हैं, मतलब सफिशिएंटली समझने के लिए भी अभी काफी कुछ पड़ा है, सफिशिएंटली समझकर प्रिडिक्ट करने के लिए। और ये 12 राशियां हैं, उनकी लॉर्डशिप्स हैं
हर 7 प्लैनेट को मिली हुई, उन 7 प्लैनेट इन 12 राशियों को रूल करते हैं। जैसे मान लो ये पहले नंबर से शुरू हुई कुंडली, ठीक है, पहले ही राशि है मंगल की, मंगल पहली राशि का मालिक है, रूल कर रहा है। पहली नंबर से कुंडली कुंडली शुरू हुई, अब हम कहेंगे मान लो मंगल यहां बैठ गया, हम कहेंगे पहले घर का मालिक, पहली राशि का मालिक, पहली राशि पहले घर में है तो हम कहेंगे पहले घर का मालिक या पहली राशि का मालिक चौथे घर में जाकर बैठ गया। उनकी लॉर्डशिप्स यहाँ बहुत मैटर करती हैं। जैसे हर प्लैनेट को एक एक या दो दो राशियां मिली हैं रूल करने के लिए, वैसे ही हर प्लैनेट किस एक राशि और होती है जिसमें वो नीच का होता है, मतलब जिसमें वो बहुत कमजोर पड़ जाता है, और एक राशि ऐसी होती है जिसमें वो उच्च का होता है, जिसमें वो बहुत सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और इनकी खुद की राशियां जिसमें ये नॉर्मल होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है, बाकी सबको दो दो मिली है। ये जो नंबर लिखा है ये तो घर है ना, घर या भाव है ना, पांचवा भाव या पांचवा घर। कुंडली के अंदर हाँ, कुंडली के अंदर जैसे सन है, सन पांचवें घर में स्ट्रांग रहेगा। पांचवा घर उसका खुद का है, वो मालिक है पांचवें घर का। पांचवें के मालिक, अच्छा। जो जो स्ट्रांग रहेगा सबसे और वीक रहेगा वो अभी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा अच्छा। ये ये क्योंकि वो ये खुद का, ज्यादा हैवी हो जाएगा। ये खुद का घर है मतलब। हाँ जी, की खुद का घर हो गया, क्योंकि एक नंबर वाली राशि से कुंडली शुरू हो रही है। हाँ। ठीक है, तो ये सूर्य का खुद का घर हो गया, क्योंकि 5 नंबर उसकी बेसिक राशि अपने घर में पड़ रही है, इस हम्म। घर में पड़ रही है। इसलिए अगर मान लो ये 2 से शुरू होती कुंडली, 2, 3, 4, फिर 5 यहाँ पे आता चौथे घर में, हम्म। फिर सूर्य चौथे घर का मालिक होता। हम्म। ये कुंडली का साइकिल पहले घर से किसी भी राशि से शुरू हो सकता है, 12 के 12 में से, आगे हाँ। उसके कंटिन्यू चलता रहेगा। हम्म। जी। और आप जाकर अपनी अपनी कुंडलियां खोलें। मैं आपको ऐप बताता हूँ एक, इंटरनेट पे कहाँ पे आप किसी की भी अपनी अपने फैमिली वालों की कुंडली खोल के देख सकते हैं। आपको बस डिटेल्स भरनी है, जो जो पूछेंगे उसमें, जन्म का स्थान, समय और डेट ऑफ बर्थ। ऐप लिख लीजिए astrosage.com। जो बेसिक कुंडली होती है उसको हम बोलते हैं लगन कुंडली या D1। D1 लगन कुंडली। क्योंकि आप ऐप खोलेंगे, आपको ऐप में इससे ज्यादा काफी सारी कुंडलियां देखने को मिलेंगी, तो उसमें जिसके आगे D1 लिखा होगा या लग्न कुंडली लिखा होगा या फिर नेटल चार्ट लिखा होगा,
वो कुंडली आपकी सबसे बेसिक कुंडली होगी, क्योंकि एक कुंडली को ना आगे सब डिविजन्स होती हैं, इसकी डिग्रीज के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे जो असली कुंडली होती है बेसिक वाली, वो यही होती है। D1 लिखा होगा लगन कुंडली या नेटल चार्ट लिखा होगा। आप इस साइट पे जाएंगे, आप यहाँ किसी की भी कुंडली खोल सकते हैं और आप वहाँ पे कुंडली खोल के देखिए अपने फैमिली मेंबर्स की या अपने आसपास वालों की, कि क्या क्या दिखा रहा है, कौन से भाव में कौन सी राशि है, कौन से भाव में कौन से प्लैनेट्स हैं, आप उसमें देखिएगा। और पहले घर को बोला जाता है लगन, पहले भाव को बोला जाता है लगन। अगर वो एक नंबर से शुरू हो रही है कुंडली, मतलब पहले घर में एक नंबर है अगर, तो उसको हम बोलेंगे मेष लगन की कुंडली, क्योंकि पहला नंबर मेष राशि का है। दूसरे 2 नंबर से शुरू हो रही है कुंडली, मतलब पहले घर में 2 नंबर है, तो हम बोलेंगे वृषभ लगन, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि का है। लगन होता है पहला घर, तो 2 नंबर पहले घर में है, 2 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है, तो हम कहेंगे ये वृषभ लगन की कुंडली है। लाइक 7 नंबर है पहले घर पे, तो हम कहेंगे कि ये तुला लगन की कुंडली है, क्योंकि 7 नंबर की राशि होती है तुला राशि। अगर 7 नंबर पहले घर में है तो हम कहेंगे ये कुंडली तुला लगन की कुंडली है। ऐसे 12 लगन की कुंडली होती है, क्योंकि 1 से 12 तक किसी भी राशि से कुंडली शुरू हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज। पहले घर में जो नंबर होता है सबसे ज्यादा मैटर करता है। वेबसाइट से निकाला तो एक तो लगन आ रहे और एक नवामसा। लगन कुंडली मैंने बताया ना, लगन या D1 लिखा होगा या लगन लिखा होगा या नेटल कुंडली नेटल चार्ट ऐसा कुछ लिखा होगा, वो असली कुंडली होगी। नवमाश नहीं लेना, नवमाश उसकी सब डिवीजन होती है। आप बेसिक कुंडली लें, लगन कुंडली वो असली कुंडली है। आप देखें उसमें क्या क्या है, कौन से लगन की बन रही है। एक्चुअली मैंने अपनी बेटी का निकाला, तो अच्छा, उसका उसकी राशि जो है वो तो वृश्चिक राशि है, लेकिन लगन कुंडली में तो 12 नंबर लिखा हुआ है। राशि कहाँ लिखी है? नहीं नहीं, 12वां लिखा ना, 12। मेन जो पहला घर है उसमें 12 लिखा हुआ है, और नवामसा में 8 नंबर जड़ी यानी वृश्चिक लिखा हुआ है। अच्छा, पहले हाँ, तो नवमाश अभी नहीं देखना, पहले लगन कुंडली देखें, बेसिक कुंडली वो होती है। अच्छा, बेसिक ये है। ठीक है, नवमाश बात की बात है, हम्म। वो उसकी सब डिवीजन है। बेसिक कुंडली ये होती है। ओके। ठीक, अब बताएं कि चंद्रमा कहाँ बैठा है इस कुंडली में। लगन चार्ट में चंद्रमा बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10वें घर में, 9वें घर 10वें में, घर में, ना 9वें घर में। 9वें घर में। और लगन कौन सा है कुंडली का, कौन से नंबर से शुरू हो रही है? 12। 12। हम्म तो 8 नंबर में आ गया चंद्रमा। हम्म ठीक, हम्म तो जो जिस राशि में चंद्रमा होता है उसको हम कहते हैं उस राशि की कुंडली है। हम्म। तो वृश्चिक आ गया, 8 नंबर तो वृश्चिक है, वही आ तो गया। हम कहेंगे इस इंसान की राशि वृश्चिक है। राशि हाँ। का सिंपली जो हम टर्म, सिंपल टर्म जो हम राशि यूज करते हैं ना रूटीन में, कि भाई ये इसकी राशि वो उसकी राशि, उसका मतलब होता है चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। जैसे चंद्रमा यहाँ पर बैठा हम्म, 7 नंबर में, जिस घर में 7 नंबर लिखा है, तो हम हम्म, कहेंगे इस इंसान की तुला राशि है, जनरल टर्म। हम्म, अभी उसको छोड़ते हैं, फिर सबको समझ नहीं आएगा इतना इमिडिएटली। हम्म, हम्म, फिलहाल इतना आप देखें। आपके लोकेश जी, जी सर। आपका कोई सवाल है या कोई चीज आप कहना चाहें, पूछना चाहें? नहीं सर, ये क्लियर है। समझ आया आपको? जी। जी। आप धीरे धीरे देखेंगे तो धीरे धीरे याद रहेगा, समझ आएगा कि क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। चलें, अब हम अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। 2-4 दिन में रखेंगे। राजेश जी, आपने सीखी हुई है पहले, मतलब थोड़ी नहीं बहुत आती है? नहीं नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं? पता नहीं। या सुना होगा यूट्यूब पे या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल नहीं जानता। काफी जल्दी कैच कर रहे हैं आप। चलें, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल बहुत वीडियोस हैं, आराम से लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कभी भी नहीं सुना। चलो, कोई नहीं, कोई। तो अभी चलते हैं, बस अलविदा लेते हैं। फिर मैं मैसेज करूंगा, डाल दूंगा एक दिन पहले, 2-4 दिन में अगली सेशन रखेंगे। और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग देखें इसको, 2-3 बार देखें, उसको समझ आएगा डिटेल में। चलिए जी, नमस्कार। नमस्कार।